किस मेटालिक बॉन्ड। तो हम लोगों ने मेटालिक बॉन्ड से पहले अगर मैं बात करूं तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड टाइप की चीजें पढ़ी है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मेटल का बॉन्ड नॉन मेटल के साथ बनता है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नॉन मेटल मेटल का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मेटल का पॉजिटिव आयन नॉन मेटल के नेगेटिव आयन के टायन अनायन के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल में मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो एक देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। ये ट्रांसफर परमानेंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद मेटल नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। केटायन यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस, इनायन इलेक्ट्रॉन गेन से बना। केटायन एनायन का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दैट इज आयनिक। कोवलेंट बॉन्ड में जो आपने इतनी देर पढ़ा, नॉन मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लाइक क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती। दूसरा क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो जब दो नीडी मिलेंगे, जरूरतमंद, तो वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाते थे वो कोवलेंट बॉन्ड था। पर यहां दो नॉन मेटल थे। अब जब बात हो रही है मेटालिक बॉन्ड की, तो जिस बॉन्ड की हम बात करने जा रहे हैं, ये एक एटम है मेटल का और ये दूसरा एटम है मेटल का। तो मेटल के एक एटम और मेटल के दूसरे एटम के बीच में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है? तो दैट इज दिस type of the strength of metallic bond, this type of attraction which exists between the two atoms of metal. That attraction existing between the two atoms of metal is called metallic bond. पर ये metallic bond आती कैसे, बनती कैसे? इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इसको भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इलेक्ट्रॉन गेन किसी ने नहीं करना। अगर इसे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, इसे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, लाइक नॉन मेटल, तो यहां वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते, तो समझ भी आता कि इनके बीच का रिश्ता किस कारण से है। यहां तो ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी देना चाहता है, कोई किसी से लेना नहीं चाहता, तो किस वजह से वो अट्रैक्शन? पर अट्रैक्शन जरूर है दो मेटल के एटम्स, क्योंकि अगर मेटल्स के बीच की अट्रैक्शन एक वीक बॉन्ड होता, तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई नंबर के होते हैं। जैसे आप सबने सुना है, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, इट कैन बी कट विद द नाइफ। पर सोडियम का भी मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री के आसपास है, पर उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 900 डिग्री के आसपास है। मैग्नीशियम जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 650 डिग्री, यानी कि उसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करनी है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, इट्स रिक्वायर्स ह्यूज एनर्जी। तो एटम्स आर टाइटली पैक्ड इन द सॉलिड फॉर्म in case of metals. That's why metals are hard sometimes. फॉर एग्जाम्पल बल्ब के अंदर फिलामेंट है, उसके अंदर कितनी ज्यादा हीट जा रही है, फिर भी वो पिघलता नहीं। तो मेटल्स के बीच में, मेटल्स के एटम्स के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण है। तो हम उस मेटेलिक बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं, जो दो मेटल के एटम्स के बीच को किसी तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है, जो दो एटम्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े बैठा है। फिर मेटेलिक बॉन्ड को बताने के लिए दो तरह के मॉडल दिए गए, वन इज बैंड थ्योरी एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट लॉरेंस एंड प्रियूड, सॉरी मैंने गलत नाम ले लिया, ड्रियूड।
तो जो हम पहले मॉडल पढ़ने वाले हैं जो मेटालिक बॉन्ड के बारे में बताएगा कि मेटल्स में अट्रैक्शन आती कहां से है, दैट फर्स्ट मॉडल इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जैसे नाम से समझ आ रहा है, सी समुद्र, तो ये मेटल्स को ऐसे बोलता है कि आप मेटल को ऐसे विजुअलाइज करो कि मेटल के अंदर खूब सारे एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का समुंदर है एंड इलेक्ट्रॉन्स पूरे बह रहे हैं, लहर बह रही है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एवरीवेयर। करे कैसे इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन का समुंदर है और उन इलेक्ट्रॉन के समुंदर में मेटल के आयंस धसे पड़े। यहां पर जब हम मेटल्स के मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन के समुंदर की ये चर्चा की जा रही है यहाँ पे, वो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि मैं पोटेशियम का एटम लिया, पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इसके वैलेंस शेल में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये थ्योरी बताने के लिए लॉरेंस एंड ड्र्यूल ये कह रहे हैं कि कुछ पोटेशियम को ऐसे इमेजिन करो कि ये पोटेशियम का न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में 18 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन स्पेशल है 19th इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाला, जिसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे कम है, यानी कि इट इज लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टाइटली बॉन्डेड नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट शेल में है, उसका दूरी न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा है। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, तो एटम के दो टुकड़े मानो, पहला टुकड़ा ये इलेक्ट्रॉन और बाकी का बचा एटम एक अलग। और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग मानूं तो ये थ्योरी कहती है इस पूरे को पॉजिटिव मानो और इस इलेक्ट्रॉन को अलग मानो, यानी कि पोटेशियम के एटम को, न्यूट्रल एटम को ऐसे समझ लो K+ विद इलेक्ट्रॉन। Who is this electron? It is valence electron. Who is this plus? K+ is that part of atom except valence electron. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा ये सारा हिस्सा we call it as, here in this theory we call it as kernel. Kernel मतलब kernel is part of the atom except वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 3s2 वाले वैलेंस दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के एटम का सारा हिस्सा वी कॉल इट एज कर्नल। यानी कि मैग्नीशियम को इमेजिन करो कि एटम मैग्नीशियम के अंदर एक +2 आयन है और इसके पास इसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर इस +2 कर्नल में क्या क्या चीज इंक्लूड है? मैग्नीशियम का न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन, 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन के साथ एटम को एक कर्नल का नाम दे दिया जाए जो कि पॉजिटिव आयन है और उसके साथ ये दो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, यानी कि एटम को विजुअलाइज ऐसे करो। एंड दिस थ्योरी सेज कि अगर आप एक पोटेशियम की शीट ले रहे हो ना, शीट, इसमें खूब सारे एटम्स हैं, खूब सारे एटम्स, तो कह रहा है ऐसे मानो ये हर कर्नल है, दिस इज एवरी कर्नल लाइक K+, और इसके अराउंड एक एक इलेक्ट्रॉन, ये पोटेशियम का एटम बन गया। और ऐसे न जाने खूब सारे एटम्स, यानी कि मेटल की शीट को इस इमेजिनेशन के साथ मेटालिक बॉन्ड को समझाने की कोशिश की गई है। यानी कि एवरी मेटालिक शीट इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी कर्नल्स एंड मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैग्नीशियम का शीट अगर देखना है
तो एवरी कर्नल हैज +2 चार्ज, और हर कर्नल के साथ 2-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पर पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर में अब एक एड ऑन कर दिया गया कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो डॉट्स डॉट्स मैंने लगाए, these valence electron are freely moving like waves in the sea। ऐसे इमेजिन करना कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड दे आर मूविंग एवरीवेयर लाइक द वेव्स इन द सी। और उस समुंदर में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जो हिल नहीं सकते, वो पत्थर है कर्नल। कर्नल्स आर फिक्स्ड बट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर एंड देयर। कभी जैसे आपने शाम को कभी अपनी स्ट्रीट लाइट को देखा हो, तो स्ट्रीट लाइट जैसे ही ऑन होती है कुछ देर बाद उसके आसपास कीड़े मकोड़ों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। तो स्ट्रीट लाइट इज कर्नल, पर उसके रंग जो झुंड है ना इलेक्ट्रॉन, वो है झुंड ऑफ कीड़े जो घूम रहे हैं इधर उधर। दे आर मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली लाइक दे आर मूविंग लाइक फ्री एटम्स इन गैस। इसलिए इस मॉडल को हम गैस के साथ रिलेट करते हैं। लाइक इन द गैस एटम्स आर फ्री टू मूव, से हेलो, हेलो, but kernels are immobile। पर कर्नल्स एक तरह का मोशन कर सकते हैं, वो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, पर अपनी जगह पे खड़े वाइब्रेट कर सकते हैं मैक्सिमम। कर्नल्स कैन वाइब्रेट। तो every metal piece is treated like this before I start explaining how metallic bond is formed। पर पहले ये इमेजिन करना कि मेटल इज लाइक दिस, यानी कि एजम्पशन मानी गई है कि मेटल के अंदर कर्नल इलेक्ट्रॉन है। विद दिस एजम्पशन स्टोरी विल स्टार्ट। आई होप यहां तक तो समझ में आया होगा कि मेटल को कैसे इमेजिन करना है। दिस इज एजम्पशन कि कर्नल्स कैन नॉट मूव। दिस इज एजम्पशन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। सो अगर मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बात की, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम के एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो कितने होंगे? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एल्यूमिनियम के कर्नल पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? अगर एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो एल्यूमिनियम के कर्नल के पास +3 चार्ज होगा। तो अगर कोई मुझे कह दे एल्यूमिनियम की शीट कैसे इमेजिन करनी है, इट इज लाइक दिस। और हर कर्नल के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन। पर ये ध्यान रखिए, इस वक्त भले ही आपके सामने डॉट्स दिख रहे हैं, पर उन डॉट्स को बिल्कुल ऐसे ना सोचो जैसे मैंने बनाया। ये डॉट्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मच्छरों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, पर ये झुंड है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये है कि जब मेटालिक बॉन्ड प्रपोज किया गया, जब हम ये कह रहे हैं दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली, इसका मतलब ये है ये इलेक्ट्रॉन फिक्स यहां नहीं रहेगा, कभी घूमता यहां आ जाएगा। तो क्या यहां वाली जगह खाली हो जाएगी? नहीं, इसकी जगह किसी और का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
जहां से इलेक्ट्रॉन हटा कहीं और का इलेक्ट्रॉन वहां आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर. इसलिए मैं यहां एक वर्ड यूज करूंगा, दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड. डीलोकेलाइज का मतलब दे कैन मूव हियर एंड देयर, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन अकेला इसके न्यूक्लियस, इसके पॉजिटिव से अट्रैक्शन फील नहीं करेगा. इसका इलेक्ट्रॉन सबके अट्रैक्शन एंजॉय करेगा, सब पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को बोल दिया तो जाके वहां से भी अट्रैक्शन ले, वहां से भी ले, वहां से भी ले. सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं है, हर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है. यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इन सारे कर्नल्स का अट्रैक्शन मिल रहा है. तो नेट अट्रैक्शन जो कर्नल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज मेटालिक बॉन्ड. यानी कि अगर कोई आपसे पूछे ना, सर आप इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन इससे बोल रहे हो, मैं कहूंगा नहीं, मैं इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन सारे इलेक्ट्रॉन से बोल रहा हूं. इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन सारे इलेक्ट्रॉन से बोल रहा हूं. इमेजिन करो कि एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, फील्ड, खेत. उस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड के खेत में वो पॉजिटिव फील्ड स्टेशनरी है, पर नेगेटिव फील्ड घूमी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और बिग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पॉजिटिव चार्ज के साथ एक कर्नल का अट्रैक्शन नहीं फील कर रहा, टोटल ऑल कर्नल्स का अट्रैक्शन फील कर रहा है. दिस इज सो टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड which is getting attraction from all the kernels simultaneously. This is how it is different from ionic bond. यहां भी अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव की है. Who is positive? Kernel. Who is negative? Electron. But electrons are delocalized. So this electrostatic attraction is different from ionic bond. क्योंकि ionic bond में मेटल का बॉन्ड नॉन मेटल के साथ था, यहां मेटल का बॉन्ड मेटल के साथ. इस कर्नल की अट्रैक्शन सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन से नहीं है, उसको नहीं पता कि अब उसके हैं. ये समझ लो सबने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, बोला तब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो. यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कभी इससे न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कभी इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कभी इससे अट्रैक्ट हो रहा है. एंड दैट अट्रैक्शन इज एट एवरी मोमेंट. And क्योंकि electron can feel attraction from all the nucleus, one electron can enjoy attraction from all the nucleus. So overall net attractive force is so strong, and that attractive force between kernel and mobile electron is called metallic bond. किसी ने ऐसे बोला प्लम पुडिंग मॉडल जैसा. हाँ यार, काफी हद तक वैसा. अब किसी ने पूछा कि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी तो होगा, तो यस पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, पर वो सारे रिपल्शन इतने फीके हैं एज कंपेयर टू अट्रैक्शन कि अट्रैक्शन इज सो डोमिनेटिंग, अट्रैक्शन इज सो डोमिनेटिंग दैट नो रिपल्शन डोमिनेट्स दैट. सो देयर इज every kernel repulsion, every electron repulsion is so weak as compared to net attraction between kernel and electron. राइट. अब किसी ने पूछा क्या हम इलेक्ट्रॉन को यहां वेव मानेंगे? नहीं, हम कहीं इलेक्ट्रॉन को वेव नहीं मान रहे, कहीं बनाना बॉन्ड नहीं मान रहे, कुछ भी नहीं मान रहे, बस जैसा बताया वैसा मान रहे हैं. अब किसी ने बोला साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि ये ऐसा है? तो मैं ये बोल रहा हूं साइंटिस्ट को पता नहीं चला, उसने ये बोला कि दिस इज एज्यूम्ड लाइक दिस. जैसे आपको याद है बोहर मॉडल जब हमने प्रपोज किया था, बोहर मॉडल की हमने कुछ एजम्पशंस लिखी थी, तभी हमने उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़े थे. तो ठीक इसी तरह लॉरेंस और ड्रूड कह रहे हैं मेरी ये बात एज्यूम करो, तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाई मेटल्स हैव लस्टर, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल डक्टाइल. वो कह रहा मैं ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले इन सबको ऐसा एज्यूम करो, क्योंकि एवरी थ्योरी का यूज तभी है जब आप उसकी एजम्पशंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो. पहली बात तो ये है, यहाँ पे जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये थोड़ा ना होता है आपने कहा एज्यूम कर लो और हम कर लें. बात तो सही है, पर अगर मैं ये कहूं कि मेरी एक एजम्पशन से मैं 5 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकता हूं जो वास्तविकता में वैसी ही हो जैसे कि वो एग्जिस्ट कर रही है, तो आप कहोगे कि आपकी एजम्पशन में दम तो है.
अगर उसके इस एजम्पशन से हम मेटल्स के मेटालिक बॉन्ड का कंपैरिजन करना सीख लें, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स देख लें, मेटल्स की लस्टर समझ जाएं, मेटल्स की कंडक्शन प्रॉपर्टी समझें, तो कैसे नहीं होगा इसकी एजम्पशंस में दम। तो अगर कोई पूछे कि ये बॉन्ड किस किस के बीच में है, तो आप क्या जवाब दोगे कि ये बॉन्ड एवरी कर्नल एंड एवरी मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में है। Simultaneous attraction of all the kernel with simultaneously all electrons. This attractive force is metallic bond. Okay, तो अब इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं कि अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है। यहां पे अब ये क्वेश्चन उठता है कि बॉन्ड इज बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नो, बॉन्ड वर्ड का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैन बी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल। तो यहां पे मैं बोलूंगा अट्रैक्शन ऑफ दिस कर्नल, अट्रैक्शन ऑफ दिस कर्नल, अट्रैक्शन ऑफ ऑल कर्नल विद कंबाइंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट इज जस्ट लाइक, मैं इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं। एज्यूम अर्थ, अर्थ इज फिक्स्ड लाइक अर्थ, पर अर्थ के ऊपर जो गैसेस का गोला है एटमॉस्फेयर, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो सोचो अर्थ का कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एटमॉस्फेयर के साथ है। बस फर्क कितना है, वो एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में गैसेस आर मूविंग हियर एंड देयर। इट इज सिंपली द सेम थिंग कि एज्यूम एटमॉस्फेयर लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव लाइक गैसेस आर फ्री टू मूव इन एटमॉस्फेयर। बट अर्थ के साथ अभी भी तो उनकी अट्रैक्शन है। तो क्या आप यहां पे ये कहोगे इंडिया के एटमॉस्फेयर की इंडिया के अर्थ के साथ अट्रैक्शन? ऐसा तो नहीं होता। पूरे एटमॉस्फेयर की, पूरे ग्लोब की, पूरे एटमॉस्फेयर की, पूरे अर्थ के साथ अट्रैक्शन। आप ये नहीं कह सकते इस लोकेशन का अट्रैक्शन सिर्फ यहां के एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर तो पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है अर्थ के अराउंड। तो ये अट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही समझाई गई जैसे ग्लोब, अर्थ, उसके अराउंड पूरा जैकेट ऑफ द गैसेस। बट वो जैकेट ऑफ गैसेस उड़ नहीं गया क्योंकि वो अभी भी अर्थ के साथ बंधा है किसी फोर्स से। तो बिल्कुल ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मेटल के साथ टाइटली बंधा हुआ। राइट? आई होप इस एग्जांपल से काफी क्लैरिटी आई होगी। यस और नो? गुड, ओके। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस मॉडल के साथ हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो अब हम अगले पड़ाव पे जा रहे हैं। हाउ दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन मेटल्स कैन शो लस्टर। व्हाई मेटल्स शाइन? जब उनके पर लाइट पड़ती है तो मेटल्स क्यों चमकती है? तो सबसे पहला आंसर इसका इजी सा ये है, और जो मैं बताने वाला हूं, जितना मैंने ये बताया, ये सब कुछ आपकी शीट में, डोंट वरी कि आपने कहां से इतना सब बताया, हमने लिखा नहीं। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे ये पूछे मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ी और मेटल चमकती है, तो फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? मेटल के ऊपर इंसिडेंट लाइट आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक गई और हमें चमक दिखी। बात बिल्कुल ठीक है। मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट लाइट आई, वो लाइट टकराई, मेटल के सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट वो हमारी आंखों में आई, उसने हमें ऐसे दिखाया कि मेटल ने लाइट बाहर फेंकी। तो ये मॉडल कह रहा है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करता ही क्यों है, कि ऐसा क्यों है कि मेटल के ऊपर जब इंसिडेंट लाइट आएगी व्हाई दे रिफ्लेक्ट। तो उसका आंसर ये दिया, उसने ये कहा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, दे आर रैंडमली मूविंग। लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक मेटल का पीस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हर तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ने पूरे मेटल की शीट को घेरा हुआ। द मोमेंट उस पे इंसिडेंट लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से किसी हायर शेल में जाएगा, और जब ग्राउंड स्टेट से वो हायर शेल में गया तो वहां जाके वो अनस्टेबल हुआ, वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आया।
तो जो एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की थी उससे वो एक्साइट होके जब लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा तो इट विल कम बैक टू द फाइनल इट्स ग्राउंड स्टेट, जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आया, तो उसने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की थी उसी एनर्जी का, उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन उसने एमिट किया, और जो एमिटेड फोटोन है वो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट की फॉर्म में दिख रहे हैं। और जो एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी है जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी। यानी कि द मोमेंट इंसिडेंट लाइट फॉल करती है मेटल पे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा, तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वहां से जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस गिरेगा तो इट विल री एमिट एनर्जी विच इट हैज एब्सॉर्ब्ड, एंड द एमिटेड रेडिएशन ड्यूरिंग दिस डी एक्साइटेशन इट अपीयर्स लाइक रिफ्लेक्टेड लाइट। दैट इज हाउ मेटल शाइन। दिस इज वन पार्ट जैसे मेटल की लस्टर एक्सप्लेन होती है। अगर कोई ये कह दे कि देन व्हाई मेटल शोज कंडक्शन ऑफ हीट, कि एक चम्मच को मैं एक एंड से गर्म करूं, धीरे धीरे वो हीट पूरे चम्मच को गर्म कर देती, तो गर्म तो हम पूरे चम्मच का एक हिस्सा कर रहे हैं, फिर वो सारा चम्मच कैसे गर्म हो जाता है? तो उसका कनेक्शन भी इसी तरह से है। वो ये कहता है कि जब आपने कोई बर्नर लिया, बर्नर से इसे हीट किया, दिस इज ए बर्नर, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, दे आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर, रैंडमली मूविंग, तो जैसे आप बर्नर से हीट करते हो तो यहां के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, उन्होंने एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन जिधर आपने गर्म किया, इस जोन वाले इलेक्ट्रॉन ने जैसे काइनेटिक एनर्जी एब्सॉर्ब की, वो एक्सेलरेट करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराए। जैसे वो टकराए तो उन्होंने दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी। दूसरे इलेक्ट्रॉन ने फिर से एक्सेलरेट हुआ, वो किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी वो बर्नर से एब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो इस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन की एब्सॉर्ब्ड काइनेटिक एनर्जी को बाकी इलेक्ट्रॉन में कोलिजन करके ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आपने 9th या 10th में 3 वर्ड सुने होंगे, हीट कैन फ्लो इन 3 वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन मैकेनिज्म ही यही है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी आने से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसने अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर की, दूसरा तीसरे से टकराया, तीसरा चौथे से टकराया, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो बर्नर आपने यहां रखा है पर हीट का फ्लो पूरे मटेरियल में होगा। दैट इज हाउ मेटल शोस गुड कंडक्शन फॉर हीट। तो मेटल्स की लस्टर देख ली, मेटल्स का कंडक्शन ऑफ हीट देख लिया। अब बात करते हैं मेटल के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। Now if we talk of electrical conduction, अब एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर मैं दूं कि अगर मैंने आपके सामने एक आयरन का पीस ले लिया हाथ में, लोहे का टुकड़ा, क्या उसको हाथ में पकड़ने से क्या मेरे को झटके लगेंगे? ऑब्वियसली नहीं। मेटल का कंडक्शन, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा ना पड़े पड़े वो चार्ज हो गई, उसको चार्ज करना पड़ता है, उसको किसी बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो जब तक किसी मेटल की शीट पे आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली। और जब सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी का वेलोसिटी वेक्टर इधर, किसी का वेलोसिटी वेक्टर इधर, किसी का वेलोसिटी वेक्टर इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसलिए नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी बिकम 0। इलेक्ट्रॉन की नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी पूरी खत्म, क्योंकि वेलोसिटी की रैंडम डायरेक्शन है इन ऑल डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर हैव रैंडम डायरेक्शन फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन।
तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी 0। द मोमेंट आप मेटल के ऊपर, इस मेटल के टुकड़े पे आपने बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यानी कि बैटरी लगा दी, व्हाट विल हैपन, यहां पे तो कर्नल है, और यहां कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। रैंडमली मूव कर रहे हैं। द मोमेंट आपने बैटरी ऑन की तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बैटरी से, वायर के थ्रू those electron will enter into the metal and these electron they will repel these electron। तो सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे बिकॉज दे आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन एक साइड से एंटर करेंगे, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एंड दिस कंप्लीट सर्किट विल अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन। तो उनके सारे वेलोसिटी वेक्टर की रैंडम डायरेक्शन कुछ नहीं है, अब दैट डायरेक्शन इज नाउ सिंक्रोनाइज्ड। नाउ दिस ऑल इलेक्ट्रॉन विल हैव some velocity and movement of electron generates electric current, क्योंकि करंट की डेफिनेशन यही है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन which generates current, but motion of electron which should be organized motion, it should not be haphazard random motion। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं and those electrons are entering into the metal and they repel electrons and they apply the force, क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रही लेफ्ट, and those electrons are repelling each other and they all start moving in one direction and they leave the electrons, they leave the metal and they enter in battery। फिर इलेक्ट्रॉन का ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है जिसकी वजह से मेटल कंडक्ट करती इलेक्ट्रिसिटी। अब रही बात व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स की मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक दूसरा डायग्राम बनाने लगा हूं। तो मैं यहां पर आपसे 5-10 मिनट तक अनम्यूट करूंगा, अनम्यूट करके मुझे आपके डाउट सुनने हैं, पर अगर आप थोड़ी बदतमीजी से डाउट पूछोगे, कोई अपना माइक ऑन कर देगा, तो मैं ये ऑप्शन आपको नहीं दूंगा। तो बिल्कुल 1 by 1 तसल्ली से पूछना और इज्जत के साथ, थोड़ी सभ्यता के साथ, कि मुझे पछतावा ना हो। हाँ जी, जो भी कोई पूछेगा अपना पहले नाम बताएगा। यस, anyone who want to ask the question you can start asking। सर ऐसे मत करिए सर, एक एक करके करिए। तो मैं एक एक करके तो सबको अनम्यूट नहीं ना कर सकता। जिसको डाउट पूछना है पूछो, वरना अपना माइक ऑफ रेज हैंड वालों को अनम्यूट सर, कर दीजिए। रेज हैंड करेंगे सब तो उन्हीं को अनम्यूट करिए। रेज हैंड वालों। ओके, हस्तार, हस्तार पूछना ना, हस्तार यू आर कनेक्टेड? हाँ हस्तार, क्या पूछना है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पूछना सर। ओके, क्योंकि रेज हैंड था यहाँ पे। ओके जी जी, वो कर रखा था बस ऐसे। ओके ठीक है, तो अपने आप को म्यूट कर लो। जी सर। शिवम? सर नॉन मेटल में लस्टर क्यों नहीं है तो होता? हम कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं सर उस बता तो थ्योरी जो आपने एक्सप्लेन की उसके अकॉर्डिंग तो नॉन मेटल में भी होना चाहिए, उसमें भी क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्ड सिर्फ मेटालिक बॉन्ड के लिए लिया गया, ये मॉडल सिर्फ मेटल्स के लिए लिया गया। यहाँ हम कहीं नॉन मेटल की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि वो इसका लिमिटेशन है, ये नॉन मेटल्स के बारे में नहीं बताएगा। पर तुम्हें याद है जब हमने एमओटी पढ़ी थी तो मैंने कुछ ऐसी बात की थी, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कलर आया था, होमोलुमो ट्रांजिशन हुए थे। यस सर। तो होमोलुमो ट्रांजिशन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई नॉन मेटल में लस्टर होगा ना,
तो वहां इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होमो टू लोमो हो रही होगी, जैसे आयोडीन लस्टर दिखाता है। तो मैं उसका रीजन ये दे सकता हूँ कि वहां कभी अगर किसी नॉन मेटल में किसी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस कम हो और इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में एक्साइट करे, तो वो हो सकता है विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करके जाए, जिसके कारण मैंने बताया था कि फ्लोरीन ग्रीन कलर दिखाता है, क्लोरीन येलो कलर दिखाता है। तो सर बट नॉन मेटल्स का लस्टर नहीं लस्टर थोड़ी बोलेंगे, ना है। लस्टर नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि नॉन मेटल लगा, कोई कलर आया। क्योंकि सबसे पहले ये बात होती है लस्टर हमें कब आएगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से जब वो ग्राउंड स्टेट में आए और वो अपनी एनर्जी लूज करे और फ्रीक्वेंसी वही हो जो फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की थी। अल्टीमेटली हम उसके ऊपर सनलाइट डाल रहे, सनलाइट पड़ी, उसने रिफ्लेक्ट की, तो ये तभी है जब एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी वही हो जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई थी। इसका मतलब कि ये एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई ये कह दे कि नॉन मेटल्स में ये बोल दूंगा कि ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस विजिबल रेंज में ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरी 7 कलर्स एमिट कर दे, क्योंकि 7 कलर्स एमिट करने का मतलब है व्हाइट लाइट, यानी कि वो नॉन मेटल्स के केस में कैरेक्टरिस्टिक कलर ही एमिट होगा, कैरेक्टरिस्टिक कलर ही एब्जॉर्ब होगा। मेटल्स के केस में क्या हो रहा है, दे आर एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट का फोटोन लाइक ऑल एवरी काइंड ऑफ द फोटोन विबग्योर की रेंज में, तो वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हुई लाइट, उसने कुछ अपने पास एब्जॉर्ब नहीं किया और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके एवरी रेडिएशन एमिट कर दी। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक। ओके, शिवांगी जैन, शिवांगी सिंह। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मुझे पूछना था कि ये जो मेटालिक शीट्स होते हैं जिसमें कर्नल्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल्स होते हैं सर, उन पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है या फिर बिल्कुल लगेगी ना। अभी जब हम मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी करेंगे तो हम इसी पे पूछेंगे, इसी चर्चा यही बात करेंगे तब हम। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हर्ष शुक्ला। सर ये मेटेलिक बॉन्ड सर मेटल की स्ट्रांगनेस और डेंसिटी के बारे में भी बताता है। बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल, इसीलिए हमारा अगला टॉपिक है मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी के बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल। सर ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन भी बताएगा सर, मतलब सॉलिड्स का? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज है उससे, वो सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, वो आप 12th में पढ़ोगे। ओके सर, थैंक यू सर। शुभम। सर जो आप बताए थे वो कि अलग अलग कलर मेटल्स का अलग अलग कलर, वो भी बताएगा? मेटल्स का अलग अलग कलर कहाँ, ज्यादातर तो सारी मेटल्स ग्रे होती है। नहीं सर, आप पीरियोडिक टेबल मेटल्स में तो कलर, मेटल्स में तो कलर कहाँ, मेटल के कंपाउंड्स में कलर हो सकता है। ओके सर। आप प्योर मेटल की बात कर रहे हो यार यहाँ पे, ओके सर। हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे। गोपाल, हेलो, गुड इवनिंग गोपाल कलावटे। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि उसमें मेटालिक। बिल्कुल, हम उसी पॉइंट पे आने वाले हैं। मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी पहले डिस्कस करेंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, तब आपका ये डाउट आ जाएगा कि व्हाई मर्करी इज लिक्विड। इनफैक्ट मर्करी क्या, गैलियम भी लिक्विड है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आकाश पांडे, आकर्ष पांडे। सर ये पूछना है सर कि मेटा सर लस्टर कैसे करता है, ये नहीं समझ में आया सर। लस्टर जो करता दोबारा है बोलो। लस्टर जो देखो, यस मेटल जब कोई लाइट एब्जॉर्ब करती है तो उसे वो रिफ्लेक्ट करती है। मेटल यस के ऊपर सनलाइट पड़ी, सनलाइट में तो खूब सारी रेडिएशन है, तो उसने यस जो फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब किया ना, उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट कर दिया। अगर उसने ए पार्ट ऑफ एनर्जी अपने पास संभाल के रखने का, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता, तो माइट बी पॉसिबिलिटी मेटल्स में कलरिंग होती। लेकिन मेटल्स के ऊपर क्या हो रहा है, जैसे सनलाइट आई उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो वो सेम एनर्जी लूज करने जो उन्होंने एब्जॉर्ब की। और क्योंकि वो सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, इसीलिए यहां पर कोई कलर नहीं आ रहा, जस्ट इट फील्स कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ओके सर, थैंक यू सर।
गौरव सिंह। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर कलर शो करना या लस्टर शो करना अलग अलग चीज होती है। अलग चीज है, हाँ हाँ। लेकिन सर कलर भी कलर वही। जब आया था ना, कलर जैसे आया था ना एमओटी में, हैलोजन की एग्जांपल जब मैंने दी थी, हाँ सर। उसमें क्या होता था, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाए और जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आए तो उसने जो वेवलेंथ का फोटोन लूज किया ना, वो वेवलेंथ पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ से मैच कर रही है। लाइक ओनली येलो कलर, ओनली रेड कलर। पर आपको पता है सनलाइट में भी, ब्योर में तो सारे 7 कलर्स हैं। यस सर। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एवरी फोटोन एब्जॉर्ब करे, एवरी फ्रीक्वेंसी का फोटोन, और वो एवरी फोटोन एमिट करे, तो वो कोई करेक्टरिस्टिक कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कोई करेक्टरिस्टिक कलर लूज नहीं कर रहा। यस सर। इसीलिए उस केस में हमें उसका कोई रंग नहीं दिखेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो फिर लस्टर सिर्फ हम मेटल के लिए डिफाइन करेंगे, कलर सभी के लिए हो सकता है। कलर तो किसी के लिए भी हो सकता है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। पवन कुमार। हाँ पवन। हेलो सर। हेलो, बोलो। सर ये बात पवन से हो रही है मेरी? हेलो। हेलो, बोलो ना। हाँ सर, मेरा डाउट नहीं था, वो हैंड रेज होती सर। मेरे को नहीं सुना, आपने क्या कहा? सर हैंड रेज, सर मेरा डाउट नहीं है। ओके। टुनू, TUNU बड़े सवाल पूछता है यार, क्या पूछना है? सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्या? हेलो क्या सर। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कुछ बताया था? नहीं सुन पाया। क्या मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कुछ बताया था? नहीं सुना था उस समय। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यही डाउट था क्या तेरा? यस सर, यही था। मतलब सिर्फ एक और है भी सर, मतलब हाँ। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऐसा दिया है कि लस्टरस प्रॉपर्टी रखता है और फिर एनी अदर जो मतलब कंडक्शन इंडक्शन, जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज मैटर की है ना, उनको ये एक्सप्लेन कर रहा है बस कि क्यों हो रहा है। इस पे थ्योरेटिकल अप्रोच कुछ नहीं दिएगा ना? जितना ये बता रहा हूं ना, इतना थ्योरेटिकल अप्रोच है। रियलिटी में ये एक बहुत बड़ी फिजिक्स की डेरिवेशन का रिजल्ट है, जिसका मैं एक निष्कर्ष आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इस जितना भी ये बताया उसने हवा में बता दिया। इट इज वेल वेरीफाइड, जो उसने बताया तथ्यों के साथ बताया, मैथमेटिकल डेरिवेशन करके रिजल्ट्स बने, उन्हीं के आधार पे निष्कर्ष बताया जा रहा है। ये अपने आप में एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसका एक अंश मात्र समझाया जा रहा है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके सर। ओके। एक और शिवम नाम का, कैपिटल शिवम। सर अभी आपने बताया नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में आपने बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट शो प्रोवाइड कलर इन द कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम, टू फ्लेम। वो अलग चीज है। यहाँ हमने फ्लेम में नहीं डाला, वो अलग चीज है, वो एस ब्लॉक में आएगा। ओके सर। ठीक है। बड़ा प्यारा सा नाम था, मिस हो गया यहाँ पे, हरित्सव करके था, पर अभी मिल नहीं रहा। विवान सिंह, विवान सिंह। सर ये पूछ रहे थे सर, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो हीट ज्यादा होता है, कुछ एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल का सर हीट ज्यादा होता है ना सर उसका? हीट ज्यादा होता है मतलब सर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह? अच्छा, वो आएगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो एक अलग पॉइंट होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे। ओके। ओके। शिवम राज 20152870 शिवम राज। नो डाउट सर। ओके। गौरव सिंह, ओके। तो मैं आगे टॉपिक को बढ़ा रहा हूं।
तो जिन जिन से भी अभी चर्चा हुई, बात हुई, वो प्लीज अपने अपने आप को म्यूट कर लें। शिवम अभी बाद में करेंगे। अनम्यूट मी प्लीज, आई विल अनम्यूट यू। अब पहले आगे सुन लो। तो अब हम अगले लेवल पे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि मेटल्स को ऊपर जब हम हथौड़ी मारते हैं तो मेटल्स में डेंट पड़ जाते हैं। मेटल्स को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल्स की शीट बनती है, यानी कि मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स को खींचते हैं तो वो तारे बन जाती हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। सो व्हाई मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब व्हाई मेटल्स आर डक्टाइल, व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल। इसके लिए एक अलग ड्राइंग बना रहा हूं। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी का संबंध मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, metals can be converted into wires. हमारा क्वेश्चन ये है कि जब आप मेटल को इतनी बारीक तार बना देते हो, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल केबल के अंदर कॉपर की वायर्स होती पतली पतली, तो वो वायर की फॉर्म में बनाते वक्त टूटती क्यों नहीं? वैसे तो टूट सकती हैं, पर जब उनको बनाया जा रहा था, मेटल्स को खींच के इतना लंबा किया जा रहा था, बारीक बारीक बनाया जा रहा था, तो वो टूटे क्यों नहीं? इसका मतलब मेटल्स के एटम्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तभी जब उनको जोर से खींच के तार की फॉर्म में लाया गया तो वो टूटे नहीं। मेटल पे हथौड़े मारे गए, मेटल में डेंट पड़ गए, पर मेटल टुकड़े टुकड़े में बिखरी नहीं। तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तो वो इतना ज्यादा अपने ऊपर जो हथौड़े से प्रहार होता है उसको बर्दाश्त कैसे कर लेते? तो इसके लिए क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, कैसे एक्सप्लेन हो रहा है? सपोज वी हैव ए परफेक्ट मेटल लैटिस, मतलब परफेक्ट मेटल का पीस है जिसमें यहां कर्नल है, और यहां इलेक्ट्रॉन्स सॉरी, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है। So these metals have free electron randomly moving over here and there. The moment मैंने इधर से हथौड़ा मारा, लाइक ठक 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 की, जैसे नॉर्मली इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जहां लोग स्टील के बर्तन बनाते हैं, जहां वेल्डिंग वगैरह होती है, वहां हथौड़े मारते हैं। मान लो मैंने इधर से हथौड़ा मारा, तो होता ये है कि जैसे हम यहाँ पे पीछे हथौड़ा लगाते हैं या इसके ऊपर चोट करते हैं, तो ये जो कर्नल की लेयर है, ये लेयर ये एक दूसरे पे स्लिप कर जाती है, स्लाइड कर जाती है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। लाइक ये वाला पार्ट स्लाइड कर गया, यहां के कर्नल कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो गए। द मोमेंट हम इसके ऊपर हिट करते हैं, हथौड़ा चलाते हैं, तो ये जो कर्नल की लेयर्स हैं वो उस शॉक को एब्जॉर्ब करती है, चोट को सह के स्लाइड करती है, दूसरे को स्लिप करती है। पर ये स्लिपिंग करनी इतनी आसान नहीं थी। ये जो एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, इनके बीच में सस्ती सी वंडरवॉल फोर्स नहीं है जिसके कारण ग्रेफाइट की लेयर एक दूसरे पे स्लाइड करती है और ग्रेफाइट स्लिपरी है। ये उतने सॉफ्ट नहीं है मोम की तरह। हथौड़े मारने के बाद डेंटिंग होती है, तो हथौड़े का प्रहार कितना जोरों का होता है आप समझ सकते हैं।
तो जब हम इनके ऊपर डेंटिंग लाइक इनके ऊपर प्रहार करते हैं तो डिफरेंट लेयर्स दे स्लाइड, दे स्लिप। द मोमेंट दे स्लिप कर्नल पास में आ जाते हैं और इनमें रिपल्शन पैदा होगी। लेकिन ये जो रिपल्शन पैदा हो रही है ये इतनी डोमिनेट नहीं कर पाती कि इस पूरी मेटल को तोड़ दे। द मोमेंट कर्नल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, साथ के साथ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो मूव कर सकते थे ये अपनी पोजीशन एडजस्ट करके कर्नल्स के बीच में आ जाते हैं और इनके बीच का अट्रैक्शन, कर्नल और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, वो मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनकी रिपल्शन को वो डोमिनेट नहीं कर पाता। पर मेटल की शेप बदल गई, मेटल की शेप खराब हो गई, मेटल डी शेप हो गया, डिफॉर्मेशन आ गई। तो मेटल्स में डिफॉर्मेशन क्यों आते हैं, मेटल में डेंट क्यों बढ़ते हैं, मेटल में शीट कैसे बनती है या तारे कैसे बनती? क्योंकि द मोमेंट यू हिट देम यू अलाउ द डिफरेंट लेयर ऑफ कर्नल्स टू स्लिप ओवर ईच अदर, और उस स्लिपिंग से अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, शेप बदल जाएगी पर अंदर का अरेंजमेंट नहीं बदलेगा। अभी भी कर्नल एक पैटर्न में, अगर यहाँ कर्नल किसी पैटर्न में है यहाँ भी वो पैटर्न है, पर कर्नल्स के बीच में जैसे डिस्टेंस घटने लगती है या कर्नल पास में आने लगते हैं बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी नई पोजीशन रीगेन कर लेंगे ताकि इनकी रिपल्शन कभी डोमिनेट न करे, वो अट्रैक्शन अभी भी मेंटेन्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, कर्नल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, ये कर्नल की रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती, तो शायद हथौड़ा मारते ही मेटल्स में हो सकता बड़े सारे फिजिकल चेंज आते। पर आपको पता है कितनी सारी मेटल्स ऐसी हैं, लाइक कितने सारे इंजन बनते हैं, मशीनें बनती हैं, मशीनों में कितनी हैवी मेटल्स को आप कैसे हथौड़े मार मार के, कैसे अलग अलग भट्टियों में डाल के प्रोसेस करते हैं। तो पॉइंट ये कि मेटल्स के ऊपर जो उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो उनके जो कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक नहीं है। पर अगर कोई कहे कि ये मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी आती क्यों है, ये शॉक को अब्सॉर्ब करके टूटे क्यों नहीं, इन्होंने अपनी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर दी? तो मैं कहूंगा वो इसलिए क्योंकि द मोमेंट आपने उन्हें हिट किया कर्नल की लेयर स्लिप हुई पर उनका आपस का एनवायरमेंट नहीं बदला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री मूविंग थे उन्होंने फिर से अपने आप को रीअरेंज कर दिया। हर कर्नल और के आसपास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है ताकि कहीं भी कर्नल अट्रैक्शन, कर्नल रिपल्शन डोमिनेट ना करे। दिस इज हाउ दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल आपने रोटी खाने वाली एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, आप उस एल्यूमिनियम फॉइल को ऐसे ऐसे कर दो, गुच्छू मुच्छू कर दो, उसमें खूब सारी लाइनें पड़ जाएंगी, पर जब तक आप उसको ऐसे फाड़ोगे नहीं वो फटेगी नहीं। पर अदरवाइज आपने उसको दबा दिया, गुच्छू मुच्छू कर दिया, वो फिर भी अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखती है। उसकी शीट बनी है, पतली सी शीट, मानो वो शीट सॉफ्ट है पर एटलीस्ट उस शीट को तोड़ने के लिए आपने उसको ऐसे छीला, लेकिन आप वो शीट बनी कैसे? एल्यूमिनियम तो टुकड़ों में था, उसकी प्रोसेसिंग इतनी करके बारीक सी शीट बना दी। तो बेसिकली आपने कर्नल्स की लेयर्स को एक दूसरे पे स्लाइड करवाया, लेकिन उन कर्नल्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्सेस अभी डोमिनेट नहीं हुए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को फिर से नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर दिया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेटालिक बॉन्ड। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, लेकिन उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि मेटल के मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे होता है। पर उस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन पे आने से पहले मैं फिर से 5 मिनट्स के लिए अनम्यूट करूंगा, बाय चांस किसी ने कुछ मुझसे पूछना हो। शुभम। सर गोल्ड मोस्ट मैलिएबल क्यों है? देखो यहां पर आप मैलिएबिलिटी का कंपैरिजन नहीं सीख रहे, ये इसका ड्रॉबैक जरूर है कि व्हाई वन मेटल इज मोर मैलिएबल देन द अदर। ये सिर्फ इतना बता रहा है व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल। आप कंपैरिजन नहीं बताया इस थ्योरी ने। ओके सर। संयम। सर आपने जो पहले थ्योरी में बताया था कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का,
तो उस थ्योरी के हिसाब से सर हर मेटल ने यही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए सर, पर बट जो लीड एबिलिटी होता है, है, बिल्कुल है, हर बट मेटल सर में जो इलेक्ट्रिकल जो लीड एलिमेंट है मेटल है सर, वो तो कंडक्ट नहीं करता। क्यों? ऐसा तो नहीं है। वो उसका तो ये जरूर कह सकते हो कि वन मेटल कैन बी लेस कंडक्टर देन द अदर, पर ऐसा नहीं है कि कोई मेटल ऐसी हो जो कंडक्ट ना करे। आपने तो शायद अपनी 9th-10th में कभी ये भी सुना होगा, मेटल्स को जब आप बहुत ठंडा कर देते हो हाँ तो वो मेटल सुपर कंडक्टर भी बनती है। यस। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जरूर है कि एक मेटल की कंडक्टेंस दूसरी मेटल के कंपैरिजन में कम, पर आप ये नहीं कह सकते कि वाई मेटल्स आर, वाई लेड इज इंसुलेटर। लेड इंसुलेटर तो नहीं है, पुअर कंडक्टर है सर, है ना। बिल्कुल, ये बोलो लेस कंडक्टिंग, ऐसे लेस कह लो, कंडक्टर। पर ये ना बोलो कि इंसुलेटर है। हर्ष गुप्ता। सर सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स क्यों होते हैं? वो अभी पता लग जाएगा जब हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहे हैं। प्रकरण पराक्रम। हेलो सर। हाँ पराक्रम। हाँ सर, ये वाला मॉडल वो बताता है कि कुछ मेटल्स मैग्नेटिक होती है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताएगा सर, तो कोई है क्या मेटल्स की जनरल। हमारा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मॉडल्स हैं, पर वो फिजिक्स का पार्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हर्षित। सर मेटल सोनोरस क्यों होते हैं? मेटल की सोनोरस को भी ये नहीं बताता। ओके। सार्थक। सर हो गया क्लियर। ओके। राज, @राज। @राज। विवान सिंह। शांतनु गाइड। आई एम सॉरी फॉर समवन अगर मैं किसी का नाम गलत ले लूं। विवान सिंह। सर कोई डाउट नहीं है सर। ओके। शिवम राज। सर नो डाउट, हैंड रेज नहीं है सर शायद। ओके। अंशुमन जोशी। यस सर। सर रेस्टिंग के टाइम पे सर कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का क्या इफेक्ट रहता है सर? दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। वो मेटल की रिएक्टिविटी है। हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही डिस्कशन कर रहे हैं मेटालिक बॉन्ड में। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। ओके सर, थैंक यू सर। ओम कुमार अमन। ओम कुमार अमन। हेलो सर, कर्नल्स को प्रोटॉन कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कर्नल के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनर शेल इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, ओके सर। डेल। यही पूछना था। ओके बेटा। डेल। डेल कुछ पूछना है? हैंड रेज है। दिव्यांशु प्रकाश। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है सर? आगे बढ़ो, नहीं लोग टाइम वेस्ट करता है बस सर। ओके, तो जस्ट हैंड रेजिंग को मैं इग्नोर कर दूं राइट नाउ? ओके जी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, जिसका काफी लोगों को इंतजार है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अब इसमें हम आंसर करेंगे व्हाई फ्यू मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, लाइक अल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। हम ये देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट
अल्कली मेटल्स या एस ब्लॉक के मेटल्स के साथ कंपैरिजन, या फिर इन शॉर्ट बोलो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे करें। तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? वन फैक्टर, हाउ एफिशिएंट पैकिंग of atoms in crystal lattice। जो चीज आप यहां नहीं पढ़ोगे क्लास 12 में पढ़ोगे। हाउ मच इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कर्नल, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स a kernel can allow to participate in metallic bond। Size of the atom। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए देयर आर फ्यू क्राइटेरिया, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया आप 12th में पढ़ोगे जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे। पर मैं एक ड्राइंग आपके सामने बना रहा हूं, वो ड्राइंग आपने ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ देखनी है। आप ये देख सकते हो कि मैंने एटम्स को एक बड़े क्यूब वाले पैटर्न में अरेंज किया। आप ये देख सकते हो कि अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, सिर्फ इतने हिस्से की, दिस इज वन प्लेन, और इस प्लेन में 3 लेयर दिखाई मैंने। इसी तरह एक ये बीच में प्लेन है, ये प्लेन जिसमें 3 लेयर्स हैं। इसी तरह एक प्लेन है जिस प्लेन में 3 लेयर्स हैं। तो मेटल्स के अंदर यानी कि किसी सॉलिड के अंदर एटम्स आर वेल पैक्ड इन ए सम पैटर्न, और एटम्स दे आर सो नाइसली पैक्ड इन सम पैटर्न कि अगर कोई इसको ऐसे समझे कि एक लेयर है, ये लेयर एटम्स की, इसके ऊपर एक और लेयर, फिर इसके ऊपर एक और लेयर, पता नहीं कितनी न जाने लेयर्स। दिस ब्यूटीफुल पैकिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल पैटर्न in which atoms are packing, this generates 3-dimensional structure. We call it as crystal lattice. यहां हर एटम एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है, हर एटम पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। और हर कर्नल के पास हर एटम ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री छोड़ा हुआ है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। And all these electrons, they are randomly moving. That is exactly electron C model is. This arrangement is kernels. Kernels are fixed. और ये इलेक्ट्रॉन घूमी जा रहे। और कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कर्नल विद इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अगर पोटेशियम के कर्नल की बात करूं तो पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 इन पीरियोडिक टेबल। तो पोटेशियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेशियम के कर्नल को मैं दिखाऊंगा K प्लस विद 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर पोटेशियम आयन अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन सबके साथ ओवरलैप करने की परमिशन दे रहे हैं।
यानी कि ये अपने एक कर्नल को बाकी सबके साथ डीलोकलाइज होने की परमिशन दे रहे हैं। तो एक कर्नल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीडम देगा कि तुम जाके घूमो, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा बनो। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। मैग्नीशियम का अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम के कर्नल, एक कर्नल ने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। तो पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए किसी एक कर्नल ने, ये उस पर डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कर्नल के ऊपर चार्ज कितना, जितना किसी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना वो इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन को, पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली होल्ड करके रखेगा। मैंने आपको बोला ना, अर्थ मान लो एक पूरा कर्नल का पूरा एक गोला है, पर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ने पकड़ के रखा है। जितना कोई कर्नल अपने ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस डीलोकलाइजेशन में हिस्सा लेने की परमिशन देगा, उतना स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा। यानी कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करती है कि एक कर्नल ने, पर कर्नल ने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करवाए मेटालिक बॉन्ड में। अब अल्कली मेटल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन पर कर्नल। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स पर कर्नल, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के एक कर्नल पे +2 चार्ज है, अल्कली मेटल के कर्नल पे 1+1 चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कर्नल के बीच में बढ़ेगा। इसलिए हम कहेंगे अल्कली मेटल के कंपैरिजन में और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में, इन दोनों का कंपैरिजन करें, यानी कि ग्रुप 1 इन पीरियोडिक टेबल एंड ग्रुप 2 इन पीरियोडिक टेबल। तो मेटालिक बॉन्ड पोटाशियम पोटाशियम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम मैग्नीशियम, द अट्रैक्टिव फोर्स इन द पोटाशियम क्रिस्टल विल बी लेस, क्योंकि पोटाशियम में 2 एटम्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इसलिए कम है क्योंकि यहां के कर्नल पे पॉजिटिव चार्ज कम है। मैग्नीशियम के केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए यहां कर्नल्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज फील्ड +2 +2 +2 +2 +2, दिस full positive field is having more charge. More will be the positive charge on kernel. नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा छोड़ने पड़ेंगे। More will be the number of electrons which are participating in delocalization. More will be the strength of metallic bond. इसलिए alkaline earth metals are relatively hard and alkali metals are soft. इसलिए alkali metals का melting point is less, alkaline earth metals का melting point is more. यानी कि melting point, boiling point depends on how much positive charge on kernel. Per kernel, how many electrons a metal can allow to contribute. तो alkali metal के valence shell में 1 इलेक्ट्रॉन, alkaline earth metal के valence shell में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो मैं बोलूंगा सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके कर्नल पे +1 चार्ज, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके कर्नल पे +2 चार्ज, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके कर्नल पे +3 चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एल्यूमिनियम के क्रिस्टल में, एल्यूमिनियम के लैटिस में ज्यादा होगी, मैग्नीशियम के क्रिस्टल में अट्रैक्टिव फोर्स कम है, सोडियम के क्रिस्टल में अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज वीक। So that is how I will say melting point increases as more number of valence electrons on the metal. और क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल ग्रुप 1 के सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर कर्नल सबसे कम संख्या में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ अल्कली मेटल में है, इसलिए अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे वीक है और अल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट मेटल। लेकिन अगर कोई कंपेयर करे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप अगर कंपैरिजन करना है, अब तो हर एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है,
अब तो हर एटम के कर्नल पे चार्ज भी +1 है, तो जब भी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई, पॉजिटिव चार्ज ऑन कर्नल भी सेम हो गया, लाइक लिथियम प्लस विद इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस विद इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम प्लस विद इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम प्लस विद इलेक्ट्रॉन, सीजियम प्लस विद इलेक्ट्रॉन। तब आपने कंपैरिजन चार्ज ऑफ कर्नल के बेसिस पे नहीं करना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नहीं करना, अब साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतना उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाएगा। तो लार्जर द रेडियस ऑफ द एटम, जितना ज्यादा एटम का साइज बड़ा तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जितना बॉन्ड लंबा उतना अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच का कम। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज। तो अगर कोई ये कह दे डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज्यादा, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। So alkali metals have lower melting point and boiling point. Why? Because their metallic bond is weak. Why? Because they have only one valence electron. Alkaline earth metals are hard as compared to alkali metal. Why? Because they contribute per kernel 2 mobile electron in the delocalization. So the strength of metallic bond is more. Aluminium can contribute more number of valence electrons. So melting point, boiling point of aluminium is high. Down the group, when the positive charge is same, valence electrons are same, then larger the size, more will be the distance between them, weaker the metallic bond. अब उसके बाद लास्ट में जाते जाते यहां पे हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या हो रहा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज की अगर मैं बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1, 4s2 3d3, 4s2 3d2, 4s2 3d3। डी ब्लॉक के केस में अगर ये वैलेंस शेल है ns और ये पेनल्टीमेट डी सब शेल है, यहां के भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहां के भी कुछ इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्लॉक के केस में जो s वैलेंस शेल s ऑर्बिटल की एनर्जी है और पेनल्टीमेट डी सब शेल की एनर्जी वो ऑलमोस्ट सेम, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस। इसलिए डी ब्लॉक वाले मेटल्स अपने डी इलेक्ट्रॉन को भी मेटालिक बॉन्ड बनाने में छोड़ देती, उनके एस और डी सबशेल की एनर्जी का डिफरेंस कम होने के कारण उन्होंने अपने वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन को और पेनल्टी में डी इलेक्ट्रॉन को उतने ही जोर से पकड़ा है। इसलिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने डी इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने में परमिशन दे देते, जिसके कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर कर्नल। सिर्फ उनके एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में डी लोकलाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, उनके डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन भी डी लोकलाइजेशन का हिस्सा बनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस एनर्जी के साथ मेटल ने, न्यूक्लियस ने डी इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है उतना ही जोर से उसने अपने वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा था। अब वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन वर लूजली बाउंडेड, डी इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो लूजली बॉन्डेड विद द मेटल। So per kernel, d electron plus s electron, they total participate for one kernel in this delocalization. So number of valence electrons are more, which are contributed in the formation of this metallic bond by each kernel. इसलिए d ब्लॉक वालों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट s ब्लॉक वालों से ज्यादा होता है। पर यहां पे एक बात समझनी है, यदि किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में d फुली फिल्ड है, यानी कि डीलोकलाइजेशन में डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन तभी हिस्सा लेंगे अगर वो अनपेयर्ड हो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करना अच्छा लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है उसके लिए मूवमेंट करना मुश्किल है, उसके लिए डीलोकलाइजेशन आसान काम नहीं। इसलिए डी इलेक्ट्रॉन तभी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में जब वो डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। इसलिए यदि किसी मेटल के पास मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल हो तभी उन डी इलेक्ट्रॉन को परमिशन मिलती है बॉन्ड बनाने की। सो अगर किसी मेटल के पास सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, दे आर नॉट अनपेयर्ड, उनके लिए मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है। इसलिए जब भी आप डी ब्लॉक में जिंक,
कैडमियम मरकरी की बात करते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10, 5s2 4d10, 6s2 5d10। तो ये अपने d इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने की परमिशन नहीं दे पाते, क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो वाले ही हैं जो मेटालिक बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, लेकिन यही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिनके डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये सारे डी इलेक्ट्रॉन भी पर एटम मेटालिक बॉन्ड का हिस्सा बनते हैं। मेटालिक बॉन्ड बनाने में ये भी अपना योगदान देंगे। तो जितने ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन एक एटम के लिए मेटालिक बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, उतनी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी, उतना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसलिए स्कैंडियम से टाइटेनियम से वेनेडियम में जाने पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। पर जिंक, कैडमियम, मरकरी में क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन D10 है और D10 कॉन्फ़िगरेशन होने से फुली फिल्ड है, तो इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट मेटालिक बॉन्ड बनाने में नहीं होता। इसलिए जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 12 के हैं, यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जैसा कि आपने ये देखा था, लिथियम से नीचे आते वक्त मेल्टिंग पॉइंट घटता है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सबका मेल्टिंग पॉइंट कम है, पर डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक हो गया, क्योंकि मरकरी का साइज सबसे बड़ा है, इसीलिए मरकरी का मेटालिक बॉन्ड सबसे वीक है। एंड मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज वेरी वीक एज कंपेयर टू जिंक एंड कैडमियम। एक तो उनके पास D10 था, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, एक तो उनके डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे बॉन्ड बनाने में, एज कंपेयर टू अदर डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं वो S और D वाले सारे हैं। तो पर एटम बाकी डी ब्लॉक वालों के पास तो ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन इस डी लोकलाइजेशन का हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके पास जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास ओनली S ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले पाते। इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, उनका स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज वेरी वीक एंड डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो मरकरी में मेटालिक बॉन्ड इतना वीक हो जाता है कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बने। सो विद दिस आई एम एंडिंग द मीटिंग, टाइम हो ही चुका है। इसी टॉपिक को मैं अगली क्लास में भी कंटिन्यू करूंगा। तो एक बैंड थ्योरी रहेगी 10-15 मिनट का डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास से हम केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 पे चलेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।